Hello learners, welcome to my channel We Will Win Victory Classes। हमने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है जो आपको 40 मार्क्स कवर करके देगा। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कंटेंट पढ़ा है, हमने स्टार्टअप किया है, हमने कंटेंट को स्टडी किया है, इंट्रोडक्शन कवर किया है और हमने सेकंड जो पॉइंट था वो था लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें हमें जो यहाँ से मिली वो ये थी। सबसे पहला मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि व्हाट वाज द पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का। तो वो आपको यहाँ पे बताया था मैंने कि उनका मेन पर्पस था कि वो इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ करना चाहते थे, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन में जाके उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको वो रॉ मटेरियल वहाँ यूज़ करते थे और फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। और फिनिश जो प्रोडक्ट था मतलब फाइनल प्रोडक्ट था वो इंडिया के लोगों को ब्रिटेन से जो फाइनल प्रोडक्ट वो लाते थे वही ख़रीदना पड़ता था, ठीक है। तो दिस वाज अ मेन इशू। उसके बाद लोअर लेवल ऑफ हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा कि इंडिया मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब इंडिया बहुत अच्छा देश था और उसकी जो ख्याति थी वो वर्ल्ड वाइड फेमस थी। मतलब उसके पास जो स्किल्स थे मतलब लाइक वो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा था इंडिया। हैंडीक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स वर्ल्ड वाइड फेमस थी। मेटल प्रेशियस स्टोन वर्क्स ये सारी चीज़ें बहुत ही फेमस थी इंडिया की वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया की हमने बात करी कि इंडिया की ये बॉक्स में आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल जहाँ मसलिन मलमल क्लॉथ की बात की गई थी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड और जो जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो उसको पहनते थे, ओके। उसके बाद हमने देखा कि इंडिया जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई इंडिया में तो वो सिर्फ काम कर रहे थे अपने होम कंट्री के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। होम कंट्री मीन्स ब्रिटेन के लिए। तो इंडिया में आना, इंडिया का तरक्की नहीं थी, इंडिया में उनका आना सिर्फ हमारी इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ करना था। तो उस दौरान कोई भी किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं थी इंडिया के अंदर। हाँ, चैप्टर के एंड में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से देश में कुछ पॉजिटिव चीज़ें क्या थी वो भी हम पढ़ेंगे। बट नेगेटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम देखेंगे पूरे ही चैप्टर के अंदर। उसके बाद यहाँ बताया गया था आपको लास्ट वीडियो में मैंने कि ब्रिटिशर्स जो थे उस गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे देश की कभी भी नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेजर नहीं किया। और कुछ इंडिविजुअल ने अटेम्प्ट्स करे भी तो जो रिजल्ट्स थे वो कन्फ्लिक्टिंग और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट्स थे, जिनमें से कुछ नोटेबल एस्टिमेटर्स का नाम दिया गया था दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फ्रिंडले, श्रीनाथ वी के आर वी राव एंड आर जी देसाई। तो राव जो थे, इनमें से जो राव थे उनके जो एस्टिमेट्स थे वो कुछ सिग्निफिकेंट निकले थे, ठीक है। सो ग्रोथ बहुत ही लो थी उस समय। तो ये सब हमने देखा था लास्ट वीडियोस में। अब हमें आज स्टार्ट करना है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अब सेक्टर वाइज आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि इंडिया की जो पोजीशन थी वो कैसी थी। तो 1.3 आपकी स्क्रीन पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर आप देखेंगे। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 80%, 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. तो इंडियन इकनॉमी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर सारी एग्रारियन थी। एग्रारियन मीन्स सब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकनॉमी थी, सब एग्रीकल्चरल कर रहे थे। 85% देश की जनसंख्या जो थी वो गांव में रहती थी और उनका जो जीवन था वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू ही चल रहा था। However, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continued to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration.
सो बता रहे हैं कि इंस्पाइट हम टोटली डिपेंड थे किस पर, एग्रीकल्चर पर उस समय, बट तब भी एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ नहीं थी, स्टैग्नेशन थी, देयर इज़ नो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। और कंटिन्यूसली वो वर्स्ट कंडीशन को ही फेस करता जा रहा था, ठीक है। मीन्स वो उसका जो लेवल था एग्रीकल्चर का वो दिन ब दिन वर्स्ट सिचुएशंस पर जा रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकम लो थो in absolute terms, the sector experienced some growth due to the expansion of aggregate area under cultivation, ठीक है। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, ठीक है। बस ग्रोथ किस चीज़ की हो रही थी, एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन, मतलब लोग खेती ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ रहा था, बट ग्रोथ कोई भी नहीं हो रही थी। प्रोडक्टिविटी जो थी वो कम थी, बट एरिया अंडर कल्टिवेशन बढ़ रहा था। अब क्यों ऐसा हो रहा था वो देखेंगे। This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various systems of land settlement that were introduced by colonial government. अब जो स्टेग्नेशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्टेग्नेशन मीन्स नो ग्रोथ, कांस्टेंट हो गया था, स्थिर हो गया था, किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं थी। वो क्यों हो रहा था? ड्यू टू द लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्या है, सो ध्यान से समझेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम which was implemented in the then Bengal presidency, comprising parts of India's present-day eastern states. The profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindar instead of cultivators. तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जमींदारी सिस्टम्स को लेके आए थे, और जमींदारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ही आता है। तो ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। कहाँ से करेंगे? द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टिवेटर्स। जो भी प्रॉफिट एग्रीकल्चर से होता था वो कहाँ जाता था? जमींदारों के पास, कल्टिवेटर्स के पास नहीं जाता था। कल्टिवेटर्स कौन? जो किसान था, जो एक्चुअली खेती कर रहा था, ठीक है, सॉइल पर, मतलब टिलर बोलते थे, टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स जो एक्चुअली सॉइल पर काम कर रहा है, उसे बोलते हैं टिलर ऑफ द सॉइल। हाउएवर अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना ही जमींदार ना ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन लिया हो, कोई भी एफर्ट्स लगाए हो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने में। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। सिर्फ जमींदार का मकसद क्या था कि उनको रेंट इकट्ठा करना है, ठीक है, उन्हें रेंट, किराया इकट्ठा करना है। किन से? कल्टिवेटर्स थे, जबकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कल्टिवेटर्स की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं था, उनको तो क्या लेना है? रेंट। दिस कॉज इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर मीन्स कल्टिवेटर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा सोशल टेंशन बन गया था, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई थी, बढ़ गई थी, ड्यू टू दैट, बिकॉज कल्टिवेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, कल्टिवेशन हम कर रहे हैं, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम जो ज़मीन यूज़ कर रहे हैं उसका हमसे रेंट मांगा जा रहा है, इंस्टेड हमारे पास कोई भी आय नहीं हो रही है, हमारी एग्रीकल्चर की कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बट हमें रेंट ज़रूर देना पड़ेगा। To a very great extent, the terms of revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. Dates for depositing specified sums of revenue was fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. अब जमींदार ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि रेवेन्यू सेटलमेंट करना होता था। जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था जहाँ पर जमींदार को कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट डिपॉजिट करना होता था, किनको? कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट डिपॉजिट करना होता था। सो
वो इतना प्रेशर बनाते थे कल्टीवेटर्स के ऊपर कि उनसे वो रेंट लेते थे और एक फ़िक्स टाइम था कि उनको इस टाइम तक सारा जो किराया है, ठीक है, वो जमा कराना है गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को. Besides this, low levels of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers all added to the aggravate the plight of the farmers and contribute to the dismal level of agricultural productivity. तो देखिए, ना टेक्नोलॉजी में कोई ग्रोथ हो रही थी, ना इरिगेशन फैसिलिटी में थी, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, तो फार्मर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम्स थी. ठीक है, फार्मर्स बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे. ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं थी. There was, of course, some evidence of the relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to the commercialization of agriculture. अब अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर, जैसे कि पहले हुआ ज़मींदारी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कि व्हाट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो वो बता रहे हैं कि कुछ जो एरियाज थे देश के अंदर, वहाँ पर उनको ज़बरदस्ती कल्टीवेटर्स को, मतलब टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स फार्मर्स को ज़बरदस्ती क्या कराया जाता, कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन कराई जा रही थी. ऐसी क्रॉप्स जो ब्रिटिशर्स बेचते थे उसको और उससे बहुत अच्छी आय कमाते थे. But this could hardly help farmers in improving their economic condition. Instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries back home. अब वो बता रहे हैं उनको ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स करवाई जाती थी, उसकी कल्टीवेशन कराई जाती थी, उसकी खेती कराई जाती थी. फूड क्रॉप्स की नहीं कराई जाती थी, क्योंकि अगर फूड क्रॉप्स तो करते तो फार्मर्स की हेल्प होती, बिकॉज उनके लिए अनाज, उनको 2 वक्त की रोटी ज़रूरी है. बट उनसे क्या करवाया जा रहा है, उनसे कैश क्रॉप्स करी जाती है, जिसको वो यूज़ करते थे अपनी इंडस्ट्रीज़ में. स्पेशली इसमें इंडिको जो थी उसको, उसकी खेती कराई जाती थी. इंडिको मीन्स नील जो होता है, जो डाइंग के लिए यूज़ किया जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में. डाइंग मीन्स फॉर कलरिंग द फैब्रिक्स, मतलब कपड़ों को कलर कर देने के लिए जो इंडिको होता है उसको यूज़ करते हैं. तो वो उनसे कैश क्रॉप्स के अंदर वो मेनली जो था उसकी खेती कराई जाती थी. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalinization of soil. ठीक है, इरिगेशन में कोई इम्प्रूवमेंट तो खैर नहीं था, बट और चीज़ों के लिए इंडिया एग्रीकल्चर को यूज़ करने लग गया. टेरेसिंग के लिए, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, और इवन जो सॉइल की क्वालिटी थी उससे ये जो थी वो बेकार हो रही थी. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenant small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. जो स्मॉल सेक्शन था फार्मर्स का, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना क्रॉपिंग पैटर्न को बदल कर फूड क्रॉप से वो कमर्शियल क्रॉप पे चले गए. तो जो टेनेंट्स थे, ठीक है, जो किराए पे जो काम कर रहे थे किस पर, सॉइल पे, छोटे छोटे फार्मर्स थे या जो क्रॉप को शेयर करते थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके पास ना ही कोई रिसोर्सेज थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी कि वो कोई भी इंसेंटिव लें और इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर में. कोई रिसोर्स नहीं थी. तो दे वर टोटली मतलब वो कहते हैं बेसहारा थे. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कैसे इस कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से बच सके. दे वर टोटली एक्सप्लॉयटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ओके, सो इस एग्रीकल्चर में आपको क्या जानने को मिला, आपको इस एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन जो पॉइंट्स थे वो 3 पॉइंट्स में हाईलाइट करके आने वाली हूँ यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले हमें पता चला कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. ठीक है, 85% है कंट्री की पॉपुलेशन गांव में रह रही थी और वो एग्रीकल्चर से ही कमा रही थी. एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी. ठीक है, दिस इज़ द वन पॉइंट, ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये कि उस समय क्या था, उस समय लैंड सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसे ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं. होता क्या था, उसमें जो कल्टीवेटर्स होते थे जिनको टिलर ऑफ द सॉइल बोलते हैं, उनसे रेंट लिया जाता था
ज़मींदार रेंट लेते थे उनसे, क्योंकि ज़मीन पे काम कर रहे होते थे वो ज़मींदारों की ज़मीनों पे। तो जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, वो उनसे ज़बरदस्ती रेंट लेते थे और उन पर मीन्स व्हाट, जो फार्मर्स थे उनके पास कुछ भी नहीं था, बस ज़बरदस्ती उनसे वो किराया लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? क्योंकि ज़मींदार पर प्रेशर था, किनका? कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कि आपको इस स्पेसिफाइड डेट पर सारा का सारा जो लैंड रेवेन्यू है, मीन्स रेंट है, वो हमें जमा कराना है। अगर आप नहीं कराओगे तो हम आपकी हक को, आपके अधिकारों को ले लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट, वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया था। उन्होंने पैटर्न जो था एग्रीकल्चर का, जो कल्टिवेटर्स फूड क्रॉप्स करते थे कल्टीवेशन, ठीक है, उसको हटा के उन्होंने कैश क्रॉप्स कर दिए। क्या कर दिए? कैश क्रॉप, जिसके अंदर मेनली इंडिको की इनसे मतलब कल्टीवेशन कराया जाता था, जो कि वो अपने इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते थे ब्रिटेन में, ठीक है, फॉर डाइंग द क्लॉथ्स। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो मेन हाईलाइट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में से इन 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो 3 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर मैंने आपको बता दी हैं। इसमें भी कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि 1.4 हम स्टार्ट करेंगे। सो एग्रीकल्चर